गाइस वेलकम बैक टू सीएसएस सीरीज। अब हम अपना मिडवे क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों सीएसएस में। हमने इनहेरिटेंस, यूनिट्स, सेलेक्टर्स ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आते हैं जो एक एक पार्ट को सीएसएस की मदद से हैंडल करना सिखाएगा। शुरुआत करने जा रहे हैं हम सीएसएस की मदद से अपने वेबसाइट के या वेब पेज के बैकग्राउंड को आप कैसे हैंडल करते हैं। जैसे आपको पूरे पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लानी है या आपको पूरे पेज के बैकग्राउंड पे कोई कलर लाना है। इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप सीएसएस में ला सकते हैं और इन सब के लिए एक ही कॉमन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड, जिसकी कई सारी आपको वेराइटीज मिलेंगी जो बैकग्राउंड पे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट हाउ टू हैंडल बैकग्राउंड यूजिंग सीएसएस। बैकग्राउंड का मेन पर्पस होता है पैराग्राफ हुआ, टेबल हुआ, बॉडी हुआ, इसके बैकग्राउंड पे इमेजेस लाना, इसके बैकग्राउंड पे कलर लाना और कई तरह के इफेक्ट्स आप अपने बैकग्राउंड से ला सकते हो। बट बैकग्राउंड से रिलेटेड सीएसएस आपको देती है 8 प्रॉपर्टीज, पर जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज हैं अपन वो डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी हमारे इतने काम नहीं आती हैं। तो इन 8 में से जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो आपको आनी ही चाहिए, वो है टोटल 6 प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको इन 6 प्रॉपर्टीज का पहले जनरल आइडिया दे दूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं इनकी बेसिक वर्किंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन 6 में जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है बैकग्राउंड कलर। नाम से आपको अंदाजा लग रहा होगा, ये वो प्रॉपर्टी है जो पूरे एलिमेंट के बैकग्राउंड पे एक कलर अप्लाई कर देगी। से फॉर एग्जांपल आपको अपने पूरे वेब पेज का कलर लाइट ब्लू करना है, तो आप वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड कलर, राइट। दूसरा आता है बैकग्राउंड इमेज। इसकी मदद से आप बैकग्राउंड पे इमेज ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये काम तो आईएमजी भी करता है, बिल्कुल गलत। आईएमजी से बैकग्राउंड पे इमेज नहीं आती है। आईएमजी से आप एक नॉर्मल इमेज लाते हैं और फिर अगर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो इमेज के बाद आएगा। मैं चाहता हूं जो इमेज आए वो पेज के बैकग्राउंड पे आए और उसके ऊपर फिर मैं कोई टेक्स्ट या बटन या टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर पाऊं। तो ये करने के लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज। देन वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज बैकग्राउंड रिपीट। जब आप इमेज को अपने वेब पेज पे लाओगे तो बाय डिफॉल्ट सीएसएस की आदत है वो इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट कर देगी। अपन नहीं चाहेंगे कि इमेज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, अपन चाहेंगे इमेज एक ही बार दिखे, पूरे बैकग्राउंड पे एक ही बार दिखे। तो ये करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, जिससे हम ये तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें रिपीट करना है कि नहीं, और करना है तो क्या एक्स एक्सेस पे करना है, वाई एक्सेस पे करना है, कैसे करना है, राइट। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज बैकग्राउंड पोजिशन, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो हम इमेज ला रहे हैं वो बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे आएगी, ठीक है। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक का नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट, जो ये डिसाइड करती है कि जब आपका पेज स्क्रॉल होगा तो क्या इमेज उसके साथ स्क्रॉल होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इमेज स्क्रॉल होती है, अगर आपको नहीं करनी है तो आप इस प्रॉपर्टी को हैंडल करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बैकग्राउंड साइज। जो इमेज बैकग्राउंड पे आ रही है उस इमेज को कितना स्ट्रेच करना है, किस साइज पे ले जाना है, ये आप तय कर सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड साइज। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर को छोड़ दूं तो बाकी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ये एक्चुअल में बैकग्राउंड इमेज के लिए ही है। पोजीशन भी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन है, रिपीट भी इमेज की रिपीटिशन को कंट्रोल करती है, अटैचमेंट भी इमेज पे ही लगेगा कि इमेज स्क्रॉल होनी है कि नहीं होनी है, और साइज भी इमेज की ही साइज। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या नाम है उसका, उसका नाम है बैकग्राउंड कलर। फ्रेंड्स, कलर वैसे भी सीएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आप बैकग्राउंड पे ही कलर नहीं देते हैं, आप टेक्स्ट का कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं सीएसएस से, बॉर्डर का कलर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वंस फॉर ऑल कलर की सारी थ्योरी बता देता हूं। आगे कभी भी मैं कलर यूज करूं, आप इस वीडियो को चाहे तो दोबारा देख लें, चाहे तो इस क्वेरी को, इस थ्योरी को अपने दिमाग में सेट कर लें कि कैसे कलर्स अप्लाई होते हैं सीएसएस में। तो फ्रेंड्स, सीएसएस में कलर अप्लाई करने के वैसे तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, और कलर से आप अपने वेबसाइट को एक आइडेंटिटी भी दे सकते हैं। एक ब्रांड कलर भी होता है, जैसे स्पॉटिफाई आप नोटिस करिए ग्रीन कलर का थीम यूज करता है, फेसबुक, लिंक्डइन पे आपको ब्लू कलर का थीम मिलता है। तो कलर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीएसएस कहती है आप सीएसएस में कई तरह से कलर ला सकते हैं, बट जो 4 सबसे पॉपुलर तरीके हैं अपन उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो एक तरीका सीएसएस में कलर लाने का है दोस्तों, वो है कि आप सीधे सीधे कलर का नाम लिख दें। अच्छा, ये कौन है बैकग्राउंड डैश कलर, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। और ये कौन है ब्लू, ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब जैसे ब्लू एक कलर का नाम है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, रेड, ग्रीन, येलो वगैरह वगैरह। वीएस कोड में आप जाओगे तो वैसे भी उसका इंटेलिजेंट सपोर्ट आपको गाइड कर ही देगा कि आपके पास कौन कौन से कलर नेम्स अवेलेबल हैं। बट कलर नेम्स के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप टोटल 140 कलर के नाम ही यूज कर सकते हैं। सीएसएस के पास जो नेम्ड कलर्स हैं वो अराउंड 140 कलर्स हैं। अगर आपको लगता है आपको इससे ज्यादा कलर्स, इससे ज्यादा वैरायटी के कलर्स चाहिए, तो फिर आपको दूसरे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे कलर लाने के। इनमें से एक तरीका आपको दिख रहा होगा जिसमें मैं हैश यूज करके कुछ लिख रहा हूं,
और एक तरीका आपको दिख रहा होगा जिसमें मैं यूज कर रहा हूं आरजीबी नाम का फंक्शन। पहले अपन ये हैश की बात करते हैं। नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटर्स में कलर की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कलर्स तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, और एक होता है ब्लू। भाई जैसे हम ये बोलते हैं ना हमारा शरीर 70% पानी है, राइट? बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, कंप्यूटर्स में जितने भी कलर बनते हैं वो सारे के सारे इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर साइंस में इनको बोलते हैं कलर प्राइमरीज। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स, क्योंकि इन्हीं से आप अपने वेबसाइट पे कई तरीके के कलर्स ला सकते हैं। अब ये जो रेड ग्रीन ब्लू लिखने का तरीका है ना, ये वाला तरीका, ये इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। हेक्साडेसिमल नोटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं हैश से, उसके बाद दो लेटर्स लिखते हैं रेड की इंटेंसिटी के लिए, दो लेटर्स लिखते हैं ग्रीन के लिए, और दो लेटर्स लिखते हैं ब्लू के लिए। ये लेटर्स आरजीबी नहीं है, ये जगह है। यहां रेड की इंटेंसिटी आएगी, किस रेंज में आएगी तो दोस्तों हेक्साडेसिमल वैल्यू की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर एफ तक। यहां ग्रीन की इंटेंसिटी आएगी अगेन 0 से लेकर एफ तक। यहां ब्लू की इंटेंसिटी आएगी अगेन 0 से लेकर एफ तक। 0 मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ये पर्टिकुलर कलर, और एफ मतलब मुझे ये कलर अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे चाहिए। तो गेस करिए, अगर मैं चाहता हूं मैं बिल्कुल डार्क प्योर रेड कलर जनरेट करूं, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं हैश। रेड के लिए मैं बोलने वाला हूं एफ एफ, आप एफ एफ स्मॉल या कैपिटल कुछ भी दे सकते हैं। मुझे प्योर रेड चाहिए तो मुझे ग्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए 00, मुझे ब्लू बिल्कुल नहीं चाहिए 00। ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये कंप्यूटर को ये कह रहा है कि वी वांट रेड कलर। इसी तरह से नोटिस करिए, अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं बोलूंगा हैश, उसके लिए रेड के लिए मैं बोलूंगा 00, क्योंकि मुझे प्योर ग्रीन चाहिए। ग्रीन के लिए मैं बोलूंगा एफ एफ, और फिर ब्लू के लिए मैं बोलूंगा वापस 00। दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट कलर, दिस इज गोइंग टू गिव मी ग्रीन कलर। सिमिलरली अगर मुझे ब्लू चाहिए आई वुड से हैश, अब आप गेस कर ही चुके होंगे 00, रेड नहीं चाहिए, ग्रीन का भी बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ब्लू उसके फाइनल यानी मैक्सिमम वैल्यू पे चाहिए, तो लास्ट हमारा एफ एफ हो जाएगा, ये डिनोट करेगा ब्लू को। अब यहां जो एफ एफ 0000 देख रहे हैं, इसमें आप इस रेंज की कोई भी वैल्यू दीजिए, कोई शेड कोई ना कोई कलर आपको इन तीन कॉम्बिनेशन से देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इफ मुझे व्हाइट कलर चाहिए, तो अगर मुझे व्हाइट कलर चाहिए फ्रेंड्स, तो मुझे तीनों की इंटेंसिटी मैक्सिमम पे ले जानी पड़ेगी, एफ 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 एफ। मतलब बराबर बराबर अगर ये तीनों मिक्स हो जाए हाईएस्ट वैल्यू पे, तो ये प्रोड्यूस कर देंगे द कलर विच इज कॉल्ड एज व्हाइट। ऐसे अगर मैं इन तीनों को 000000 रखूं, तो ये प्रोड्यूस कर देंगे कलर विच इन दिस केस रिप्रेजेंट्स ब्लैक कलर। ऐसे आप कई तरह के कॉम्बिनेशंस लेकर अलग अलग तरह के कलर बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो आप एक और तरीका ले सकते हैं। सीएसएस हमें एक फंक्शन देती है जिसका नाम होता है आरजीबी। आरजीबी हमसे तीन वैल्यूज लेता है फ्रेंड्स। ये तीन वैल्यूज तीन इंटीजर्स होते हैं, और गौर करिएगा हर इंटीजर आ सकता है फ्रॉम 0 टू 255, फ्रॉम 0 टू 255, अगेन फ्रॉम 0 टू 255, राइट? ये 0 टू 255 कलर की इंटेंसिटी की रेंज है। मतलब अगर आपने यहां फर्स्ट वैल्यू 0 दी तो रेड बिल्कुल नहीं आएगा, सेकंड वैल्यू 0 दी तो ग्रीन बिल्कुल नहीं आएगा, एंड सो ऑन। अब गेस करिए, अगर मुझे आरजीबी से रेड बनाना हो तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? अगर मुझे आरजीबी फंक्शन से रेड कलर चाहिए, तो दोस्तों मुझे बोलना पड़ेगा आरजीबी। मैं चाहता हूं रेड बिल्कुल हाईएस्ट आए, तो आई वुड से 255। ग्रीन और ब्लू मेरे को नहीं चाहिए, तो आई वुड से 00। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको अगर रेड चाहिए तो आप या तो रेड बोल दो, ये हमारा फर्स्ट स्टाइल हो जाएगा कलर नेम, राइट? आपको अगर रेड चाहिए तो आप ऐसे लिख दो हैश एफ एफ 0000, ये हमारा सेकेंड स्टाइल हो जाएगा यूजिंग हेक्साडेसिमल कोड। और अगर आपको रेड चाहिए तो आप ऐसे लिख दो, ये हमारा तीसरा स्टाइल हो जाएगा यूजिंग द फंक्शन विच इज कॉल्ड एज आरजीबी। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं ये आरजीबी में ए क्या है ये बताता हूं, लेकिन पहले इतने का अपन प्रैक्टिकल देख लें, तभी चीजें आपकी थोड़ी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो नाउ वी आर इनटू आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो हम कुछ कंटेंट लेकर आते हैं हमारे पेज पे जिसमें हम कलर अप्लाई कर पाएंगे। तो सपोज करिए मैं एक पैरा बनाता हूं विद द आईडी 1, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कुछ डमी टेक्स्ट ले आऊं मैं, वो मैं ले आता हूं लॉरेंस से, और मैंने टैब प्रेस कर दिया। एज यू कैन सी मेरे को एक पैराग्राफ मिल जाएगा, इसको मैं क्लोज कर दूं साइड बार को। मुझे एक पैराग्राफ मिल जाएगा विद द आईडी 1, मेरे को इस पे कलर लगाना है, और ऐसा ही मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूं। इसको फ्रेंड्स आईडी दे देते हैं अपन 2 लॉरेन, और ऐसा ही एक पैराग्राफ हम और ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा
थर्ड पैरा विद द आईडी #3 लॉरेन। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होगे मेरे पास 3 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। गॉट इट। रन करता हूं मैं कोड। रन करने पर मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर सबका आपको व्हाइट दिखने वाला है। व्हाइट क्यों दिखने वाला है फ्रेंड्स? व्हाइट इसलिए दिखने वाला है क्योंकि डिफॉल्ट कलर जो आपको नजर आता है बाय डिफॉल्ट वो आ रहा होता है व्हाइट। ठीक है, अब आते हैं अपन वापस अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और इसको करते हैं अलग अलग स्टाइल में कोड। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको पहले वाले पैराग्राफ पे कलर आके दिखा रहा हूं P#1 और इस पे मान लीजिए दोस्तों मुझे कलर येलो चाहिए, है ना। तो मेरे पास येलो कलर लाने के लिए एक तरीका ये है कि मैं कलर का नाम लिख दूं कलर:येलो। सॉरी, ये तो हो जाएगा फॉन्ट का कलर, मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं कहूंगा बैकग्राउंड कलर एंड आई गो फॉर येलो। दिस इज वन वे। क्या आउटपुट में अब हमें बैकग्राउंड कलर येलो दिख रहा होगा? तो जवाब है बिल्कुल दिख रहा होगा। लेट्स चेक द बैकग्राउंड। आप नोटिस करिए जो पहला वाला पैराग्राफ है उसका आपको बैकग्राउंड कलर येलो दिख रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देता हूं, नहीं तो बैकग्राउंड उतना मजेदार नहीं नजर आएगा। तो लेट मी कॉपी दिस कंटेंट एंड पेस्ट इट 2 मोर टाइम्स। सेम थिंग मैं यहां पे कर रहा हूं, सेम थिंग यहां कर लेते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करिए जो आपका पहला पैराग्राफ है जिसकी आईडी अपन ने क्या दे रखी थी 1, उस पे आप देख पा रहे होंगे आपको बैकग्राउंड कलर येलो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यही येलो हम एक और तरीके से ला सकते हैं। वो क्या है? आई कैन से P#2। उम्मीद करता हूं सेलेक्टर्स वाला लेक्चर आपने देखा होगा। P#2 का मतलब उस पैराग्राफ को हम टारगेट कर रहे हैं जिसकी आईडी 2 है। और यही येलो लिखने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है दोस्तों। येलो बनता है रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से। अच्छा, किसके कॉम्बिनेशन से क्या कलर बनता है वो भी मैंने आपके लिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। अगर आप इस कलर मॉडल को ऑब्जर्व करें तो ये तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन को भी इंडिकेट कर रहा है। तो एज यू कैन सी ये वाला पार्ट बता रहा है कि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से अपन को जो कलर मिल रहा है दैट इज येलो। तीनों के कॉम्बिनेशन से अपन को जो कलर मिल रहा है दैट इज व्हाइट। इसी तरह से ब्लू और ग्रीन मिल जाए तो हमें कलर मिल जाता है सियान। रेड और ब्लू मिल जाए वी गेट अ कलर विच इज कॉल्ड एज मेजेंटा, है ना। अब इस बात को आप हेक्साडेसिमल स्टाइल में कैसे लिखेंगे? तो इस बात को लिखने का तरीका होगा हैश, राइट। हमें क्या चाहिए? रेड और ग्रीन मैक्सिमम चाहिए। तो रेड इज FF, ग्रीन इज FF, ब्लू इज 00। दोस्तों ये भी एक तरीका होगा येलो लाने का। आप देख पा रहे हो VS कोड आपको सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास येलो कलर है। और द थर्ड एंड द फाइनल वे जिससे हम येलो ला पा रहे हैं वो ये है कि मैं बोल दूं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं बोल दूं RGB। मुझे रेड चाहिए 255, मुझे ग्रीन चाहिए 255, ब्लू मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए 0। अब अगर मैं इस पेज को सेव करूं और जाकर आउटपुट चेक करूं तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व मुझे आउटपुट में तीनों पैराग्राफ्स मिलेंगे येलो कलर में, और सब के सब पे कलर अलग अलग तरीके से आ रहा है बट आ सेम कलर रहा है विच इन आर केस इज येलो कलर, राइट। तो ये है कलर या बैकग्राउंड कलर लाने का अलग अलग स्टाइल, जिसमें आप यूज कर सकते हैं या तो कलर का नाम, या तो आप यूज कर सकते हैं कलर की हेक्स वैल्यू, और या आप यूज कर सकते हैं RGB। अब क्योंकि आप VS कोड यूज कर रहे हैं दोस्तों, VS कोड की एक और बहुत अच्छी आदत है। VS कोड आपको ऑटोमेटिकली कलर पिकर देता है। क्या देता है? कलर पिकर देता है। कलर पिकर कौन है? ये जो आपने कलर्स लिखे हैं, आप इस पे अगर माउस का पॉइंटर ले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कलर पिकर आएगा, जिसमें आप अगर ड्रैग करेंगे किसी वैल्यू को तो वैसे वैसे कलर बनते जाएंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल येलोइश आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा मैं ब्लू की तरफ ले जाऊं। तो मैं क्या करूंगा? इधर से ये स्लाइडर को ड्रैग करके ब्लू पे ले आऊंगा, राइट। उसके बाद आपको जैसा भी कलर ब्लू में चाहिए, अंदर आप एक सर्कल देख पा रहे हैं जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूं, ये मैंने कुछ कलर सेट करा। अब आप नोटिस करिए थोड़ा सा ब्लू के शेड में आ रहा है। बस यहां पे क्लिक कर दीजिए, सेव करिए अपने पेज को। अब आप चेक करिए जो आपका पहला वाला पैराग्राफ है, सॉरी जो आपका या फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उस पर आप नोटिस करिए कलर आपको मिल जाएगा थोड़ा ब्लू के शेड का। मतलब आपको कुछ कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप इस कलर पिकर की मदद से ड्रैग कर करके जैसा चाहे वैसा कलर ला सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए जो 2 वाला पैराग्राफ है, मुझे इसको कुछ रेड का शेड देना है, तो मैं इधर रेड की तरफ ले जाता हूं, राइट। थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा रेड की तरफ, यहां इसको ड्रैग करिए आप, तो मैंने इसको ड्रैग करके थोड़ा इधर रख दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्राउनिश थोड़ा सा रेडिश मेरे को शेड मिलता जा रहा है। ट्रैक करते जाइए, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होगी। जो भी आपको कलर पसंद आए वहां पे ड्रैगिंग रोक दीजिए, सेव करिए अपने पेज को, चेक करिए जाकर, तो जो आपका सेकंड वाला पैराग्राफ था वो अब आपको येलो की जगह कुछ रेड यानी ब्राउन के शेड में मिल जाएगा। इस तरह से आप यूज कर पाएंगे
बहुत ही बेहतरीन तरीके से VS कोड का ये कलर पिकर। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में जो था RGBA। सबसे पहले फ्रेंड्स, ए का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, ए का मतलब होता है अल्फा चैनल, और अल्फा एक्चुअल में कंट्रोल करता है आपके कलर की ओपेसिटी। मतलब जो कलर है वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा कि ओपेक होगा, ये आप तय कर सकते हैं यूजिंग दिस चैनल विच इज कॉल्ड एज अल्फा चैनल। गौर करिएगा, ये जो अल्फा वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू होती है जो आप आरजीबी में देते हैं। हालांकि फंक्शन का नाम अब आरजीबी नहीं होगा, आरजीबीए होगा। यहां रेड की इंटेंसिटी, यहां ग्रीन की, यहां ब्लू की, पहले के जैसे। ये जो चौथी वैल्यू है ये होगी बिटवीन 0 to 1। मतलब 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की आप कोई भी वैल्यू देंगे, जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ओपेक आपका कलर होता जाएगा। जितनी कम ये वैल्यू होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी आपके कलर में आती जाएगी। मेरी बात को आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। सपोज करो ये जो तीसरा वाला कॉलम है ना, या तीसरा वाला पैरा है ना, इसमें मैंने कह दिया RGBA। और RGBA में मैंने क्या करा, लास्ट वैल्यू वैल्यू भी मैंने 0 पास करी। अभी आप देख रहे थे ना, तीसरा वाला पैराग्राफ अपन को येलो मिल रहा था। अब आप नोटिस करिए, जब मैंने लास्ट वाली वैल्यू को 0 कर दिया तो आउटपुट में मेरे को कैसा कलर देखने को मिल रहा है, चेक करिए। आप बोलेंगे सर कलर ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जो आपका RGBA में चौथा है, वो जितना कम है कलर उतना ट्रांसपेरेंट होगा। अब मैंने बिल्कुल 0 कर दिया तो कलर बिल्कुल मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया, इसलिए मुझे पैराग्राफ पे कोई कलर ही नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड वाला जो ओरिजिनल कलर था व्हाइट, उसका इफेक्ट मेरे को पैराग्राफ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इस ए चैनल को यानी अल्फा चैनल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, सपोज करिए मैं इसको कर देता हूं 0.5। अब क्या होगा, अब मुझे 50% शेड देखने को मिलेगा येलो का। अभी भी उतना डार्क येलो नहीं होगा, 50% येलो होगा। और इसको कंपेयर करने के लिए अपन ऊपर येलो को प्योर फॉर्म में ले आते हैं। तो 255 ये हमारा ओरिजिनल येलो कलर है, ठीक है। अब आप चेक करो, पहले वाले और तीसरे वाले पैराग्राफ में येलो कलर में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? चेक करिए, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो प्योर येलो कलर है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ट्रांसपेरेंट येलो होता जा रहा है ना। इसको जितना आप बढ़ाते जाएंगे 1 की तरफ, ये उतना ज्यादा ओपेक होगा। जितना 0 की तरफ लाएंगे ये उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं इमेज लेकर आ रहा हूं। इमेज को फिलहाल आप इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज नहीं बताई है, 2 मिनट पे उस पर पहुंच रहे हैं। बट पहले आप अल्फा चैनल का इफेक्ट देख लीजिए। तो मैंने इस एग्जाम्पल को ओपन करा दोस्तों, ये है हमारा एक और एग्जाम्पल जो आपको अल्फा चैनल का इफेक्ट दिखाएगा। क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में मैंने बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट करी है, कुछ है XYZ इमेज, ठीक है। उसके बाद मैंने H1 टैग पे एक बैकग्राउंड कलर रखा है। अब होगा क्या, बॉडी पे एक इमेज आएगी और बॉडी के ऊपर H1 टैग आएगा। H1 टैग के लिए मैंने बोला है RGBA, मतलब नॉर्मल कलर अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने कुछ ब्लू का दिया है, लेकिन यहां चैनल दे दिया मैंने 0.3। 0.3 मतलब ये मुझे 30% कलर दिखेगा, 70% आप इसमें देखेंगे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही होगी। अब जैसे ही मैं कोड रन करूंगा, इफेक्ट देखिए, नोटिस करिए, ये आपका पैरा H1 है। अब ये H1 में आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में आपको जो इमेज है उसका इफेक्ट दिख रहा होगा क्योंकि ये H1 ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस 0.3 को मैं जितना इंक्रीज करता जाऊंगा, लेट मी इंक्रीज दैट, इसको मैंने 0.3 की जगह कर दिया मान लीजिए 0.7, ठीक है। पेज को सेव करा, चेक करिए, अब आपको वो उतना लाइट की जगह थोड़ा सा डार्क ब्लू दिखने लगेगा, मतलब थोड़ा सा वो और ओपेक की तरफ जा रहा है। और बिल्कुल 1.0 कर दूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल 1.0 कर दूंगा तो प्योर ओपेक ब्लू कलर मेरे को देखने को मिल जाएगा। सेव करिए, बैकग्राउंड चेक करिए। अब आप नोटिस करिए बिल्कुल ब्लू कलर की डार्क स्ट्राइप आपके इमेज के ऊपर आ रही है और ब्लू कलर के आर पार आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरा ओपेक हो गया। दिस इज BA। और भी बहुत सारे तरीके हैं HSL वगैरह, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलर तरीके हैं वो यही चार हैं। या तो आप कलर का नाम ले लो, या आप कलर की हेक्स वैल्यू ले लो, या RGB और RGBA से आप कलर को कर लो प्रोड्यूस। अब याद रखिएगा, जब जब कलर की बात मैं करूंगा इन तरीकों को मैं फॉलो करूंगा। और कलर की बात हम बहुत बार करने वाले हैं। कलर की बात हम बैकग्राउंड कलर के लिए भी करते हैं, है ना। इससे भी कलर सेट हो रहा है बैकग्राउंड का। एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है दोस्तों कलर प्रॉपर्टी। इससे आप फॉन्ट का कलर सेट करते हो। और कई बार जब आप बॉर्डर सेट करते हो ना, तो बॉर्डर को भी आप कलर दे सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे। और बॉर्डर को कलर देने के लिए प्रॉपर्टी का नाम होता है बॉर्डर कलर, लेकिन इन तीनों के लिए वैल्यू देने के तरीके सेम चार है। कलर नेम, कलर हेक्स वैल्यू, RGB फंक्शन और RGBA फंक्शन, ठीक है। तो ये हुई बात कलर के बारे में। गुड, चलिए अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको बैकग्राउंड पे मिलती है दोस्तों,
उसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज से अपन क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज से अपन अपने पेज के या किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे इमेज लाते हैं। आप पूरे पेज के बैकग्राउंड पे भी ला सकते हैं, उस केस में आप इसे बॉडी के अंदर देंगे, और अगर आपको लग रहा है मुझे किसी पैराग्राफ पे, डिव पे या मुझे किसी टेबल पे लाना है तो आप उसके अंदर दे देंगे। जैसे कलर के लिए हमारे पास RGB फंक्शन है, ऐसे इमेज लाने के लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है URL। यूआरएल को आप इमेज का पाथ पास करोगे, राइट। कोशिश करिए पाथ आप सिंगल कोट या डबल कोट में पास करें, हालांकि बिना कोट के भी आपका काम हो जाएगा, बट कोट में पास करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, ज्यादा रीडेबल रहता है, और इसका एक फायदा भी है जो आपसे आगे शेयर करूंगा मैं। फिलहाल के लिए आप कोट या डबल कोट लगाओगे और इमेज का मेंशन कर दोगे पाथ। सीधे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे, देखते हैं कैसे बैकग्राउंड इमेज मैं लेकर आ रहा हूं। सो दिस इज आर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज पुलिंग अ बैकग्राउंड इमेज। देखिए, अब मैंने कहा बॉडी, बॉडी में मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज URL डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस pgimg.jpg। पहले तो मैं आपको पुराना लेक्चर याद दिला दूं, ये डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इस फोल्डर से एक फोल्डर बैकवर्ड जाओ। तो दोस्तों अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, अभी हम लोग CSS बैकग्राउंड फोल्डर में हैं। इस फोल्डर से अपन बाहर निकलें, यानी ऊपर चलें, इससे बाहर निकलेंगे तो अपन रूट पे आ जाएंगे। रूट पे जाकर एक फोल्डर ढूंढो जिसका नाम है इमेजेस। हाँ जी, बिल्कुल, रूट पे एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस, उससे एक इमेज लेकर आओ जिसका नाम है bgimg.jpg। ये रही मेरी इमेज bgimg.jpg जो अपन लोग इस वेब पेज पे लाने वाले हैं। ठीक है, देख लिया आपने इमेज। अब एग्जाम्पल देखिए, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल 2 को एग्जीक्यूट करता हूं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरे बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है। बट आपके नोटिस में आ गया होगा कि इमेज अपने आप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में रिपीट कर रही है। इस रिपीट करने को अपन लोग बोलते हैं इमेज अपनी क्या कर रही है। शायद आपको फॉन्ट विजिबल नहीं हो तो मैं इसको ब्लैक कर दूं, राइट। इमेज अपने आप को क्या कर रही है, इमेज अपने आप को टाइल कर रही है, इमेज की टाइलिंग कहलाती है। अगर आपको ये टाइलिंग कंट्रोल करनी है, अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को इमेज टाइल नहीं चाहिए, या मैं चाहता हूं एक ही डायरेक्शन में टाइलिंग हो, वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल इज बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। ये तो बैकग्राउंड इमेज हो गई, सिंपल है। अब आप बैकग्राउंड रिपीट देखिए। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के पास 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं दोस्तों। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू या तो आप सेट कर सकते हैं रिपीट, जो इसकी डिफॉल्ट होती है, या आप सेट कर सकते हैं नो रिपीट। नो रिपीट का क्या मतलब होता है, हमें रिपीट करनी ही नहीं है, राइट। या आप सेट कर सकते हो रिपीट एक्स, और या आप सेट कर सकते हो रिपीट वाई। रिपीट एक्स क्या बोलेगा, इमेज को रिपीट करना है एक्स एक्सेस पे। रिपीट वाई क्या बोलेगा, इमेज को रिपीट करना है वाई पे। मतलब आप रिपीट एक्स करोगे तो इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट हो जाएगी, रिपीट वाई करोगे तो इमेज वर्टिकली रिपीट हो जाएगी। नो रिपीट बोलोगे तो इमेज रिपीट होगी ही नहीं, और कुछ नहीं बोलोगे तो इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट होती रहेगी। इसके अलावा एक 5वीं वैल्यू भी है जो खाली इसके लिए नहीं है, वो सभी के लिए अवेलेबल होती है, और इस वैल्यू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये वैल्यू एक कीवर्ड है जिसका नाम है इनहेरिट, जो ये बोलता है कि जो पेरेंट के बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू है वही मुझे चाइल्ड पे लाकर दो, अगर आप बोल देते हो इनहेरिट। चलिए इन सबको एक एक एग्जाम्पल से करते हैं ऑब्जर्व। फिलहाल अब आप नोटिस करिए, मैंने बोला हुआ है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं और इसे हम पिछले वाले से कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस विजिबल होगा। पुराने एग्जांपल्स में ऑफ कर रहा हूं, ये हमारा प्रीवियस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इमेज पूरी रिपीट हो रही है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इमेज सिर्फ एक बार आ रही है, वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। क्यों, क्योंकि अपन ने रिपीटेशन बोला हुआ है नो रिपीट। ऐसे ही गेस करिए, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैंने बोला है रिपीट एक्स। इसको अगर मैं रन करूंगा तो इमेज कहां रिपीट होगी, इमेज रिपीट हो जाएगी हॉरिजॉन्टली। पूरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देख रहे होंगे इमेज रिपीट होती हुई आपको दिख रही है। और अगर इसी को मैंने बोल दिया रिपीट वाई, will get an image repeated on y axis, that is इमेज आपको वर्टिकली रिपीट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब बात होती है ये इनहेरिट का क्या पर्पस है। ठीक है, ध्यान दीजिए इनहेरिट कैसे हैंडल होता है, क्या करते हैं। इनहेरिट समझने के लिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने इमेज या बैकग्राउंड रिपीट पे इनहेरिट का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए पहले इस एग्जांपल को समझो आप। मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज सेट करी हुई। बॉडी के अलावा मेरे पास एक टेबल भी है। अब आप याद करिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था, अगर टेबल बॉडी के अंदर आ रही है तो क्या टेबल बॉडी की चाइल्ड हुई, बिल्कुल हुई। और बॉडी पे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सेट करी है तो हम उसे टेबल पे ला सकते हैं यूजिंग इनहेरिट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैंने बॉडी के लिए बोला है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट,
यानी बॉडी पे इमेज रिपीट नहीं होगी। थोड़ा सा पाथ गड़बड़ है तो पाथ चेंज कर देता हूं मैं, लाइक दिस। हाँ, तो बॉडी पे हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी क्योंकि मैंने यहां नो रिपीट बोला है। लेकिन टेबल पे जो इमेज है दोस्तों वो इमेज रिपीट होगी। अब ये आप इन तीनों को इग्नोर करिएगा, ये पोजिशनिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बैकग्राउंड पोजीशन के, सॉरी, जो मैं आपको जब सीएसएस में पोजिशनिंग पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। अभी इसको इग्नोर करते हैं अपन, ठीक है। अभी आप बस बैकग्राउंड इमेज पे ध्यान दो। तो अब अगर मैं पेज रन करूं तो मेरे बॉडी पे जो इमेज आएगी वो रिपीट नहीं होगी, लेकिन जो टेबल पे इमेज आएगी मेरे वेब पेज के वो रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड रिपीट इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आप नोटिस करिए आपको बुर्ज वाली इमेज की दो अकरेंसेस दिख रहे होंगे क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रही है। लेकिन जो ऊपर इमेज आ रही है उसका एक अकरेंस दिख रहा होगा क्योंकि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं टेबल पे भी वैसा ही रिपीट का इफेक्ट आए जैसा टेबल के पेरेंट बॉडी पे है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं या तो यहां पर लिख दूं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, कॉपी कर लूं, या फिर मैं यहां लिख सकता हूं इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या है? जो रिपीट वैल्यू बॉडी के लिए सेट है वही रिपीट वैल्यू टेबल के लिए भी सेट कर दी जाए। अब अगर मैं बॉडी को करूंगा नो रिपीट की जगह रिपीट एक्स, तो आप देखोगे टेबल पे भी मेरे को मिल जाएगा रिपीट एक्स। बॉडी पे करूंगा रिपीट वाई तो टेबल पे भी अपने आप इनहेरिट के कारण मिल जाएगा रिपीट वाई। अभी क्या होने वाला है? अभी आप देखेंगे टेबल की जो इमेज है वो रिपीट होना बंद हो जाएगी। चेक करिए, आपको टेबल पे एक ही अकरेंस दिख रहा होगा बुर्ज वाली इमेज का, जबकि यहां आप नोटिस करिए इमेज मल्टीपल टाइम्स ना होकर सिंगल टाइम बॉडी में भी आ रही है। तो क्योंकि यहां सिंगल आ रही है यहां भी आपको सिंगल दिख रहा है। क्लियर? ये था सीएसएस में बैकग्राउंड रिपीट में इनहेरिट बोलने का इफेक्ट। चलिए अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों बैकग्राउंड पोजीशन। बाय डिफॉल्ट आपने देखा जब मैंने नो रिपीट बोला, जब मैंने बोला नो रिपीट, तो अगर ये मेरा कंप्लीट वेब पेज है तो जो इमेज थी वो यहां आकर अपनी सिंगल अकरेंस दिखा रही थी, है ना। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इमेज अपनी पोजीशन क्या सेट करती है? बाय डिफॉल्ट इमेज अपनी पोजीशन सेट करती है लेफ्ट टॉप पे। क्या आपको ये पोजीशन बदलनी है? अगर आपका जवाब है हाँ बदलनी है, तो वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के लिए ढेर सारी वैल्यूज हैं, तो मैं आपको पहले स्लाइड में जरा ये वैल्यूज दिखा देता हूं। चेक करिए बैकग्राउंड पोजीशन से रिलेटेड वैल्यूज, ये रिपीट हो गया। ये है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है लेफ्ट टॉप। जस्ट अ मोमेंट, बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है लेफ्ट टॉप। आप इसे कर सकते हो लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहां ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये मान लीजिए हमारा एलिमेंट है जिसके बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट टॉप है, ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट बॉटम है, ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट सेंटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये राइट सेंटर हो गया, ये राइट टॉप हो गया, ये राइट बॉटम हो गया, ये सेंटर टॉप हो गया, सेंटर टॉप, ये हो गया हमारा सेंटर बॉटम, और ये हो गया हमारा सेंटर सेंटर। राइट? अब ये सब कौन है? ये सब दोस्तों सीएसएस के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। जैसे इनहेरिट एक कीवर्ड है, ऐसे ये कीवर्ड्स हैं जिनसे ये तय होगा इमेज एग्जैक्टली किस जगह पर आई। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सीएसएस के कीवर्ड नहीं, मुझे खुद पोजीशन बतानी है, तो आप ये पोजीशन दो तरह से बता सकते हैं। या तो परसेंटेज में कि लेफ्ट से कितना दूर और टॉप से कितना नीचे, और या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन पे इमेज की वैल्यू या इमेज की पोजीशन चाहिए। सीधे एग्जांपल्स पे आता हूं, वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देंगे। ठीक, तो फिलहाल मैंने क्या बोला हुआ है? फिलहाल मैंने बोला हुआ है सेंटर सेंटर। क्या होगा जब मैं सेंटर सेंटर बोलूंगा? तो इमेज बिल्कुल अपने एलिमेंट के सेंटर पे आएगी। अब एलिमेंट कौन है? बॉडी। तो इमेज पूरे पेज के आपको दिखने लग जाएगी सेंटर पे। ये हुआ तब जब आप इमेज को कर रहे हो सेंटर सेंटर। और क्या कर सकते हैं सेंटर सेंटर के अलावा? तो देखिए और क्या कर सकते हैं। सेंटर सेंटर के अलावा मैं बोल सकता हूं लेफ्ट टॉप। ये क्या है? ये डिफॉल्ट पोजीशन है, नहीं भी बोलता तो इमेज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप पे ही आती। ठीक। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं अपन? अदर देन लेफ्ट टॉप अपन बोल सकते हैं इमेज चाहिए हमें राइट बॉटम पे। रन कीजिए, इमेज आपको राइट बॉटम पे नजर आएगी, एज यू कैन सी बिल्कुल राइट साइड पे नीचे की तरफ इमेज आ रही है। देन वी हैव अनदर वैल्यू। व्हाट इज दैट? दैट वैल्यू इज 75 पिक्सल 25 पिक्सल। अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमारी बॉडी या ये हमारा एलिमेंट है, तो इसके लेफ्ट एज से इमेज 75 पिक्सल्स अंदर आ जाए, टॉप एज से 25 पिक्सल नीचे आ जाए। तो आप सोचो अगर लेफ्ट से 75 पिक्सल अंदर लाऊं तो कुछ यहां आएगी इमेज, टॉप से 25 नीचे लाऊं मुझे लग रहा है कुछ इमेज यहां आएगी।
राइट। अगर आप ऐसा देखो तो ये इमेज की पोजीशन लेफ्ट टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। रन कीजिए एंड चेक करिए। क्लियर, इमेज मैंने बदल दी है, बट अब आप नोटिस करो ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है ऑफ 75 पिक्सल्स। ये जो गैप आ रहा है टॉप से, ये आ रहा है ऑफ 25 पिक्सल। ऐसे अगर आपको लग रहा है इमेज थोड़ी सी और मेरे को राइट की तरफ ले जानी है, इस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। आपको लग रहा है ऊपर से और थोड़ी नीचे लेकर आना है, इस वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। इस तरह से आप इमेज को अपनी चॉइस की पोजीशन दे पाओगे। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पिक्सल्स के अंदर पोजीशन देना। इसी को अगर मैं परसेंटेज में कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 50% 50% बोला मैंने। 50% 50% मतलब 50% लेफ्ट और 50% टॉप से आओ और इमेज के सेंटर को एलिमेंट के सेंटर के साथ कोलाइड कर दो। तो अब क्या होगा, अब आप टेक्निकली देखो, इमेज एक तरह से सेंटर पे ही आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। तो इतने सारे तरीकों से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं पोजिशन। चलिए ये हुई बात पोजिशनिंग की, आई होप समझ आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी दोस्तों ये डिसाइड करती है कि जब पेज स्क्रॉल होगा तो क्या इमेज उसके साथ स्क्रॉल होनी है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते हो, जैसे कि मैंने इसको यूज नहीं करा, अब अगर आप इस पेज को रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट इमेज स्क्रॉल हो जाएगी। पेज स्क्रॉल होगा, इमेज उसके साथ स्क्रॉल हो जाएगी। देखिए पेज रन हुआ मेरा, ये रही हमारी इमेज, और आप देख पा रहे होंगे इमेज स्क्रॉल होती जा रही है पेज के साथ, हो जा रही है। अगर आपको ये स्क्रॉलिंग रोकनी है, आप चाहते हो नहीं इमेज रहे और टेक्स्ट उसके ऊपर से जाए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे उनकी कंपनी का लोगो बिल्कुल सेंटर पे आता रहता है, टेक्स्ट उसके ऊपर से फ्लो करता रहता है। इफ यू वांट दिस इफेक्ट, आप बोलो बैकग्राउंड अटैचमेंट शुड बी चेंज टू फिक्स्ड। बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर आपने फिक्स कर दिया तो अब आप नोटिस करिए इमेज अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी, भले ही टेक्स्ट आप उसके ऊपर से कितना भी स्क्रॉल करते थे। तो जनरली लोगोज वगैरह, बैकग्राउंड वाटरमार्क वगैरह सेट करने के लिए अपन लोग यूज कर सकते हैं। ये हुई बात बैकग्राउंड अटैचमेंट की। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास बैकग्राउंड साइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नॉर्मली जब आप कोई इमेज पुल करते हैं अपने वेब पेज पे, तो इमेज उतनी ही साइज में आती है जो उसकी ओरिजिनल साइज होती है। जैसे अभी मैं इस इमेज को लेकर आ रहा हूं friends.png। ये इमेज अगर मैं आपको अपने इमेजेस फोल्डर में शो करूं तो दोस्तों ये है ये इमेज। ठीक, अगर आप इसकी साइज चेक करो तो बिल्कुल वीएस कोड बॉटम पे आपको इसकी साइज इंडिकेट कर रहा है, विच इज 751 क्रॉस 500। यानी ये 751 पिक्सल्स वाइड और 500 पिक्सल्स टॉल इमेज है। अगर मैं इसको एज इट इज अपने वेब पेज पे लेकर आता हूं, जैसा कि मैं इस एग्जाम्पल में कर रहा हूं, एग्जाम्पल 6, तो आप देख पा रहे होंगे इमेज ओरिजिनल साइज पे आपको दिखने वाली है। चेक करिए ये इसकी ओरिजिनल साइज है। अब अगर आपको इसकी साइज बदलनी है तो आपके पास तीन तरीके अवेलेबल हैं। कौन कौन से तीन तरीके? पहला तरीका, आप बकायदा इसकी विड्थ और इसकी हाइट मेंशन कर दें। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बैकग्राउंड साइज। मेंशन कैसे करेंगे? दोनों वैल्यूज देंगे, बीच में गैप दे देंगे। दूसरा तरीका, आप सिर्फ विड्थ मेंशन करें, हाइट अपने आप कैलकुलेट कर ली जाएगी, ब्राउजर खुद ही इसकी हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तीसरा तरीका, सीएसएस का एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड का नाम होता है कवर। कवर ये बोलता है, बैकग्राउंड साइज को अगर आपने कवर दे दिया, कवर ये बोलता है इमेज को इतना स्ट्रेच कर दो कि वो एलिमेंट के पूरे बैकग्राउंड एरिया को कवर अप कर ले। अभी आप देख रहे हैं इमेज को मैंने अगर रिपीट करने से मना करा है तो इमेज अपने ओरिजिनल साइज में आ रही है और मुझे ये पूरा बैकग्राउंड खाली दिख रहा है। आई डोंट वांट ये बैकग्राउंड खाली दिखे। मैं चाहता हूं बिल्कुल जैसे हम कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, इमेज पूरे बैकग्राउंड पे कवर अप हो जाए। तो हम लोग बैकग्राउंड साइज को वैल्यू देते हैं कवर। तो या तो आप बैकग्राउंड साइज को विड्थ हाइट दे दो, या तो आप बैकग्राउंड साइज को सिर्फ विड्थ दे दो, या बैकग्राउंड साइज को आप कवर दे दो। कवर के अलावा एक और कीवर्ड है जिसका नाम है ऑटो, जो बैकग्राउंड साइज की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ऑटो का मतलब होता है इमेज ओरिजिनल साइज पे लाओ, जैसे इसकी 751 क्रॉस 500 है। और एक और होता है कंटेन। कंटेन और कवर के बीच का डिफरेंस अभी इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, बट हाँ कवर आपके ज्यादा काम आएगा क्योंकि कवर पूरी इमेज को इतना स्ट्रेच करेगा कि वो बैकग्राउंड एरिया को पूरा पूरा कवर अप कर लेगी। तो अब आप देखो मैं आपको तीनों इस इमेज पे लगा के दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने इस पार्ट को कमेंट आउट अनकमेंट करा और मैंने ब्राउजर को बोला मेरे को साइज 400 पिक्सल्स क्रॉस 400 पिक्सल्स की चाहिए। तो जो इमेज 751 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स पे आ रही थी वो अब 400 400 हो जाएगी। ऑफ कोर्स इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड दिखेगी, इमेज थोड़ी सी आपको छोटी दिखेगी, थोड़ी सी कंप्रेस दिखेगी।
बट आप ये देख पा रहे हैं कि आप वाया सीएसएस बड़े आराम से इमेज की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा जैसा मैंने कहा, अगर आपको ये नहीं देना है, वी हैव सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। वो क्या है? वो है आप सिर्फ एक वैल्यू दे दें। तो अब मैंने सिर्फ विड्थ दी है 500 पिक्सल, हाइट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी एज पर दी एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब जो ओरिजिनल इमेज में विड्थ और हाइट का रेशियो था, ब्राउजर कुछ वैसा ही रेशियो इस 500 की विड्थ के साथ हाइट का रखेगा। तो अब अगर अपन इस पेज को चलाएं, आउटपुट में आप देखेंगे इमेज थोड़ी सी आपको वाइड दिखेगी। अभी 400 थी, थोड़ी छोटी दिख रही थी, 500 पे थोड़ी सी इमेज वाइड हो गई। लास्ट और जो बहुत काम की वैल्यू है, वो है दोस्तों कवर। कवर बोलकर आप क्या कहते हो? कवर बोलकर आप ये बोलते हो ब्राउजर को कि इमेज को इतना स्ट्रेच करो कि वो पूरे बैकग्राउंड एरिया को कवर कर ले। तो अब आप नोटिस करिए, हमने इमेज किस पे लगाई है? हमने इमेज लगाई है अपने बैकग्राउंड पे। सेव नहीं हुआ शायद, लेट मी सेव दिस। हमने इमेज लगाई है अपने बॉडी पे। तो आप देख रहे हैं पूरी बॉडी को इस इमेज ने कर लिया है कवर अप। दैट इज द इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड साइज विद द वैल्यू सेट टू कवर। क्लियर? तो ये तो हो गई बैकग्राउंड से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब एक और प्रॉपर्टी है जो इन 6 प्रॉपर्टीज को आपको एक बार में मेंशन करने देती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड। बोलते हैं हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड है, लेकिन दोस्तों लिखते हम सिर्फ बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आप जिस जिस की वैल्यू लिखते जाओगे वो आपसे ली जाएंगी, जो नहीं लिखोगे वो ले ली जाएंगी विद डिफॉल्ट वैल्यूज। मतलब आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 7। ये जो एग्जाम्पल है ये बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड यूज कर रहा है। अब आप देखिएगा मैंने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया है। तो मैंने बैकग्राउंड इमेज दी है, तो वो मेरी तरफ से सेट हो रही है। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, वो भी मेरी तरफ से सेट हो रहा है। नो रिपीट मतलब मैं बैकग्राउंड का रिपीट सेट कर रहा हूं एज नो रिपीट। फिक्स का मतलब मैं बैकग्राउंड की पोजीशन दे रहा हूं, राइट, सॉरी अटैचमेंट दे रहा हूं। और सेंटर सेंटर का मतलब मैं पोजीशन दे रहा हूं। तो अब आप नोटिस करिए ये 5 प्रॉपर्टीज तो मैंने दे दी है। छठवीं प्रॉपर्टी मैंने कौन सी नहीं दी है? जो मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अपने आप बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर आपको दिखेगा, और वहां पर आइडेंटिफाई करो मैंने कौन सी नहीं दी है। तो मैंने इमेज दी है, ठीक है, मैंने कलर दिया है, मैंने नो रिपीट करके बता दिया मुझे रिपीट नहीं चाहिए, मैंने पोजीशन करके बता दी, सॉरी अटैचमेंट करके बता दिया मुझे फिक्स चाहिए, पोजीशन करके मैंने बता दिया मुझे सेंटर सेंटर चाहिए। क्या नहीं दिया है? साइज नहीं दी है मैंने। क्योंकि मैंने साइज नहीं दी है, इमेज अपनी ओरिजिनल साइज को लेगी, टॉप सॉरी सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आएगी क्योंकि अपन ने पोजीशन सेंटर कर दी है, ओरिजिनल साइज में आएगी और इमेज फिक्स हो जाएगी, इमेज स्क्रॉल नहीं होने वाली। तो अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो आप देखेंगे इमेज अपने ओरिजिनल साइज पे आपको दिखेगी, इमेज स्क्रॉल नहीं होगी क्योंकि अपन ने उसको फिक्स बोला है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखता, अब आप गेस करो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? 7A। इसमें मैंने क्या करा है? इसमें मैंने यूआरएल दिया है, नो रिपीट दिया है। अब क्या क्या नहीं दिया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पोजीशन नहीं दी है। जब मैं नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट पोजीशन टॉप लेफ्ट की आ जाएगी। साइज मैंने नहीं दी है, इमेज साइज अपनी तरफ से खुद एज्यूम कर लेगी, राइट। अटैचमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब जब पेज स्क्रॉल होगा इमेज पेज के साथ स्क्रॉल हो जाएगी। कलर नहीं दिया है, कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा होगा जो नॉर्मल बैकग्राउंड पे आपको दिखता है। तो आप चेक करो इस एग्जाम्पल को प्रीवियस से कंपेयर करते हुए। तो अगर हम प्रीवियस वाले को और इस वाले को कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस दिखेगा। इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल भी होगी आपकी इमेज। नोटिस करिए अगर आप यहां पर आकर चेक करेंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, प्रीवियस के अंदर वो फिक्स थी, स्क्रॉल नहीं हो रही थी। इस वाले एग्जांपल में इमेज आपकी बार बार स्क्रॉल हो जाएगी क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक ही बार में सारी 6 वैल्यूज को सेट करने का मौका देती है। जो आपने नहीं दिया वो फिर ये बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू एज्यूम कर लेगी। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट एग्जाम्पल पे। आपके लिए छोटा सा एक चैलेंज। फ्रेंड्स बताइए अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ये क्या करने वाला है? अगर मैं इस पेज को रन करूं तो इमेज रिपीट होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कौन से एक्सेस पे होगी? तो आपको लग रहा होगा सर इमेज एक्स एक्सेस पे रिपीट होगी, यानी हॉरिजॉन्टली रिपीट होनी चाहिए, वर्टिकली रिपीट नहीं होगी क्योंकि हमने बैकग्राउंड रिपीट पहले से सेट करा हुआ है। बट यहीं पे ट्विस्ट है। अगर आप बैकग्राउंड शॉर्टहैंड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं दोस्तों, तो बैकग्राउंड शॉर्टहैंड इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड शॉर्टहैंड ये मानता है कि जो आपने इसको नहीं दिया है ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। और याद कीजिए रिपीट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बैकग्राउंड रिपीट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है रिपीट। तो मुझे लग रहा है इमेज रिपीट एक्स एक्सेस पे होगी, एक्चुअल में ये इमेज पूरी रिपीट होगी। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको नो रिपीट कर देता हूं, ये तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझाएगा। नो रिपीट, मैं चाहता हूं इमेज रिपीट ना हो, लेकिन नोटिस करिएगा इस पेज को जब हम रन करेंगे इमेज खाली एक्स नहीं बल्कि एक्स वाई पूरे एक्सेस पे रिपीट हो जाएगी।
इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं और साथ में शॉर्ट हैंड भी सेट कर रहे हैं, वो हमेशा शॉर्ट हैंड के बाद सेट कीजिए। जैसे इस एग्जांपल में मैंने शॉर्ट हैंड के बाद रिपीट को सेट करा है, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप देखेंगे इमेज एक ही बार आएगी क्योंकि बाद में मैंने सेट करा है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो ये छोटा सा एक ग्लिच था, छोटा सा एक ट्विस्ट था जो स्टूडेंट्स कई बार नहीं समझ पाते हैं। शॉर्ट हैंड जब भी सेट करें, शॉर्ट हैंड के बाद बाकी वैल्यू सेट करें, या फिर आप रिपीट की नो रिपीट वैल्यू यहीं पे मेंशन करते हैं। क्लियर? तो ये था बैकग्राउंड से रिलेटेड डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा बैकग्राउंड कितनी तरह से सेट करा जा सकता है। अगले वीडियो में ऐसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर आऊंगा। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।